सलीम फराज का एक शेर है, सभी खुश हैं कि सारे गुमशुदा फिर मिल गए हैं, मुझे गम है कि अब तेरी कमी गुम हो गई है। ये शेर आज के दिन आई एक रिपोर्ट पर बिल्कुल मौजू बैठ रहा है। रिपोर्ट ये कि 1 बरस से भी ज़्यादा समय से गुमशुदा दिग्गज उद्योगपति और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का पता चल गया है। रिपोर्ट के अनुसार जैक मा अपनी फैमिली के साथ टोक्यो में छिपकर रह रहे हैं। उनके बारे में आखिरी जानकारी जुलाई 2022 की है। तब वो नीदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी में नजर आए थे। हालांकि उनकी रिहाइश के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके करीबियों के हवाले से कुछ खुलासे किए हैं। आज के शो में हम इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करेंगे। साथ में जानेंगे यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के लिए हॉटलाइन क्यों खोली, इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से झगड़ा क्यों शुरू हुआ और पाकिस्तान में धमकी देकर किसने बम फोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले जैक मा की बात। 24 अक्टूबर 2020 के दिन शंघाई में एक बिजनेस समिट बुलाई गई। इसमें अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को भी बुलावा भेजा गया था। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट छोड़ने के बाद से वो इस तरह के कार्यक्रमों में खूब हिस्सा ले रहे थे। जैक मा चीन के उन चुनिंदा बिजनेस लीडर्स में गिने जाते थे जो खुले तौर पर अपनी बात रखते थे। इस वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP उनसे खफा रहती थी। शंघाई वाले कार्यक्रम में जैक मा ने जो कुछ भी बोला वो नाराजगी का क्लाइमेक्स साबित हुआ। उस दिन जैक मा ने लगभग 20 मिनट लंबा भाषण दिया था। इसमें उन्होंने चीनी बैंकों और नीति निर्माताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा था, चीन के बैंकों को चलाने वाले पुराने जमाने के रूढ़िवादी लोग हैं। चीनी बैंकों की मानसिकता सूदखोर महाजनों जैसी बन गई है। ये नए उद्यमियों को प्रभावित कर रही है। जैक मा ने बिजनेस में सरकार के हस्तक्षेप पर भी निशाना साधा। बोले, आने वाला समय इनोवेशन का है, जटिल सरकारी नियमों का नहीं। हमें एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में रेलवे स्टेशन वाला दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम भविष्य को इतिहास के तरीकों के सहारे नहीं चला सकते। जैक मा अपनी शर्तों पर चाइनीज सिस्टम में सुधार चाहते थे, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई उसकी खामियां ऐसे खुले मंच से गिनाए। जैक ये काम पहले भी कई बार कर चुके थे। शंघाई वाले भाषण के बाद ये मामला राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंचा। उन्होंने जैक मा की कंपनियों अलीबाबा और एंट ग्रुप की जांच का आदेश जारी कर दिया। एंट ग्रुप हांगकांग और चीन के स्टॉक मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा IPO होता, लेकिन सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। अलीबाबा के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। सबसे दिलचस्प चीज जैक मा के साथ हुई, वो अचानक से गायब हो गए। उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। चीनी सरकार ने भी चुप्पी साध ली थी। अतरंगी जीवन जीने के लिए मशहूर जैक मा का गुम हो जाना किसी को पच नहीं पा रहा था। इसको लेकर चीनी सरकार की खूब आलोचना भी हुई। फिर जनवरी 2021 में वो अचानक से प्रकट हो गए वीडियो के जरिए। इसमें वो टीचर्स को संबोधित कर रहे थे। मैं अपने साथियों के साथ चिंतन मनन कर रहा हूं और हम शिक्षा और लोगों के कल्याण के प्रति अधिक समर्पित हुए हैं। इस वीडियो में जैक मा का हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उनसे सारी बातें जबरदस्ती बुलवाई जा रही हैं। जैक मा की जिस छवि को दुनिया जानती है उसमें वो बड़े ही मस्त मौला नजर आते रहे हैं। वो कभी म्यूजिकल प्रोग्राम में गाना गाते, कभी टीवी शो में गेस्ट बनते, सेलिब्रिटीज के साथ पार्टियां करते दिखते थे। अचानक से उनका गांव में जाकर टीचर बन जाना बहुत सारे लोगों को नहीं जचा। जानकारों का कहना है कि ये सरकार को सबक सिखाने और बाकियों को संदेश देने का तरीका था। ऑनलाइन वीडियो के बाद जैक मा को एक बार गोल्फ खेलते और एक बार खेतों का दौरा करते हुए देखा गया। फिर अक्टूबर 2021 में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि वो हांगकांग में हैं। हांगकांग में उनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कई बिजनेसेस भी चलते हैं। इसके बाद कभी उनका लग्जरी यॉट यूरोप के समुद्र में दिखाई देता तो कभी उनको लेकर कोई अफवाह उड़ने लगती, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि जैक मा आखिर कर क्या रहे हैं। खैर, 29 नवंबर को इस राज से थोड़ा पर्दा उठ गया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने जैक मा के करीबियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि जैक मा पिछले 6 महीने से जापान की राजधानी टोक्यो में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा ने खुद को मीडिया की नजरों से छिपा कर रखा है। उनका अधिकतर समय रिजॉर्ट्स और प्राइवेट क्लब्स में बीतता है। टोक्यो में रहते हुए वो कई बार अमेरिका और इजराइल भी जा चुके हैं। इन ट्रिप्स को जानबूझकर सीक्रेट रखा गया। जैक मा एक समय चीन के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी।
क्रैकडाउन के बाद ये संपत्ति घटकर आधी रह गई। उससे भी बड़ी चीज़ ये हुई कि जैक मा की चेतना को खत्म कर दिया गया, उनकी अभिव्यक्ति पर ताला लगा दिया गया। जैक मा ने एक बार कहा था, अमंग द रिचेस्ट मैन इन चाइना फ्यू हैव गुड एंडिंग्स। चीन में कुछ ही अमीर लोगों की कहानी सुखांत पर खत्म होती है। जैक उस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए और आगे हो पाएंगे इसकी संभावना भी कम ही है। उन्होंने एक शिक्षक से लेकर चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक का सफ़र तय किया, लेकिन इस सफ़र में उनसे उनके ख्यालों की आज़ादी छिन गई। क्या जैक मा को मुखर होने की सज़ा भुगतनी पड़ी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जैक मा के जीवन के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी आपको बता चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बात चीन की हुई है तो एक अपडेट और जान लीजिए। 30 नवंबर को चीन के पूर्व राष्ट्रपति और सीसीपी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी जियांग जेमिन का निधन हो गया। 96 वर्ष के जेमिन ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। इलाज के दौरान उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सीसीपी ने बयान जारी कर जेमिन को श्रद्धांजलि दी है। जियांग जेमिन को आधुनिक चीन के सबसे प्रभावशाली नीति निर्माता के तौर पर देखा जा सकता है। उनके शासन के दौरान चीन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव पार किए। जेमिन तियानमेन स्क्वायर में हुए नरसंहार के तुरंत बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। उस घटना के बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट रही थी। जेमिन ने उन्हें एकजुट किया। उन्हीं के समय में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। उन्हीं के कार्यकाल में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले किया था। जेमिन चीन के निरंकुश शासकों से बहुत अलग नहीं थे। उन्होंने भी विरोध को कुचला, अखबारों पर ताले लगवाए, आलोचकों को साइडलाइन किया। हालांकि निजी तौर पर वे खुले मिजाज के रहे। उन्हें रंगारंग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते, तैराकी करते और पब्लिक में घूमते देखा जाता था। चीन के कम्युनिस्ट नेताओं में इसका अभाव रहा है। 2004 में मिलिट्री कमीशन से उतरने के बाद जियांग जेमिन लगभग गायब हो गए। इसके बाद उन्हें सीधे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में देखा गया। फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी के चुनिंदा कार्यक्रमों में ही नजर आए। अक्टूबर 2022 में आयोजित पार्टी कांग्रेस में जेमिन नहीं आ पाए। तब ये कयास लगाया गया था कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। अब उनकी मौत की खबर आई है। सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जेमिन की अंतिम यात्रा में विदेशी नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। अखबार ने लिखा कि बुलावा भेजना चीन की परंपरा के खिलाफ है। चीन का चैप्टर यहीं तक। अब रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ चलते हैं। पिछले 9 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक बेनतीजा रहा है। जिस तरह के हालात हैं, इसके हाल फिलहाल में खत्म होने के आसार कम ही दिखाई देते हैं। इन सबके बीच दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेन ने वीडियो वॉर की शुरुआत की है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में भारी भरकम म्यूजिक बजता है, बम धमाकों की फुटेज दिखाई देती है, फिर एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ रूसी सैनिकों से सवाल करती है, अपने आप से पूछिए आप किसके लिए लड़ रहे हैं। सवाल खत्म होने के बाद रूसी सैनिकों की सरेंडर वाली तस्वीर नजर आती है, फिर 2 फ़ोन नंबर फ्लैश होते हैं। दरअसल ये वीडियो यूक्रेन के आई वांट टू लिव प्रोजेक्ट के तहत रिलीज किया गया है। ये है क्या? ये प्रोजेक्ट रूसी सैनिकों को हथियार छोड़कर सरेंडर करने के लिए शुरू किया गया है। वीडियो के जरिए उन्हें मुहिम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आखिर में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जिन पर संपर्क करके सरेंडर किया जा सकता है। संपर्क करने के 2 तरीके हैं, या तो कॉल कर लो या ऐप में डिटेल्स भरकर सबमिट कर दो। एक बार डिटेल मिलने के बाद प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग सरेंडर का सही तरीका बताते हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 3500 से अधिक रूसी सैनिक और उनके घर वालों ने कांटेक्ट किया है। जब से यूक्रेन ने खरसोन को रूस के चंगुल से छुड़ाया है, तब से फ़ोन करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ी है। प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक महिला ने बीबीसी को बताया, हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स शाम को आते हैं क्योंकि उसी वक्त सैनिकों को फ्री टाइम मिलता है। वे छिपकर हमसे संपर्क करते हैं। जब हम कॉल रिसीव करते हैं तो निराशा भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कईयों के पास तो चुप्पी के सिवाय कुछ नहीं होता। वे अपने भविष्य को लेकर हताश हो चुके हैं। मीडिया रप्टों में बात सामने आ रही है कि युद्ध में शामिल सैनिक उबते जा रहे हैं। युद्ध की विभीषिका उन्हें शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तौर पर बीमार बना रही है। इसका नुकसान अभी वाली पीढ़ी तो भुगत ही रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कम पीड़ादायक नहीं होगा। जो इस आपदा को टाल सकते हैं या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वे आरामदायक कमरों में नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं बातों से। रूस यूक्रेन युद्ध के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इजराइल फिलिस्तीन की तकरार में फिर से उबाल आ गया है। वेस्ट बैंक में 2 अलग-अलग घटनाओं में 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। 5 लोग इजरायली सेना की कार्रवाई में मारे गए। मरने वालों में 2 सगे भाई भी हैं। उनकी उम्र 21-22 साल के बीच थी। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक रमल्ला के काफिर इन गांव के पास एक मुठभेड़ में उनकी जान गई।
इजरायली आर्मी ने कहा है कि गांव के लोग उनके सैनिकों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिसके बाद उन्हें जवाब देना पड़ा। सगे भाइयों की मौत के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। उनके जनाजे में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने अपने हाथों में प्लकार्ड भी रखे हुए थे। इसके अलावा 3 और घटनाएं सामने आई हैं। 29 नवंबर को फिलिस्तीन के हेब्रोन में इजराइल के सैनिकों ने छापेमारी की। इस दौरान एक व्यक्ति मारा गया। उसकी पहचान मुफीद खलील के तौर पर हुई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोप है कि खलील को सिर में गोली मारी गई। इस रेड के दौरान 8 अन्य लोग घायल हुए। रमल्ला में ही एक और मिलिट्री रेड में रायद गाजी अल नासन की मौत हो गई। फिलिस्तीन का कहना है कि रायद को सीने में गोली मारी गई। हिंसा की अगली घटना यहूदी बस्ती कुचाव याकव में घटी। इजरायली सेना के मुताबिक रानी अबू अली नाम के एक शख्स ने उनके एक सैनिक को कार से टक्कर मार दी और भाग निकला। इजरायली सैनिकों ने उसका पीछा किया और फिर उसे मुठभेड़ में मार गिराया। इजरायली आर्मी पिछले कुछ महीनों से हर रात वेस्ट बैंक में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान लगभग 140 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसी दौरान इजराइल में आम नागरिकों पर हुए हमलों में 30 की मौत हो चुकी है। 25 नवंबर को एक बस में हुए धमाकों में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बाद से इजरायली आर्मी ने अपना ऑपरेशन तेज किया है। 29 नवंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात सामने आई कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद चरम पर पहुंच रहा है। अगर इस मसले का स्थायी हल नहीं खोजा गया तो आने वाले दिनों में बेहिसाब तबाही हो सकती है। इजराइल की सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हो रही है। उनके गठबंधन में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा बढ़ा है। ये पार्टियां फिलिस्तीन को मिटाने की बात करती रही हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि हाल की हिंसा ने आग में घी डालने का काम किया है। अगर इसे नहीं बुझाया गया तो ये बहुतों के घर तबाह कर सकती है। इजराइल फिलिस्तीन का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था वही हुआ। पाकिस्तान में रक्तपात की सीरीज फिर से शुरू हो चुकी है। पूरा मामला जानने से पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। हमने 29 नवंबर के दुनियादारी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऐलान के बारे में आपको विस्तार से बताया था। टीटीपी पाकिस्तान का घरेलू तालिबान है। ये अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान से अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी को आतंकी संगठन बताकर प्रतिबंधित कर रखा है। सरकार इस संगठन के साथ समय समय पर बातचीत करती रहती है। 2007 से 2022 के बीच दोनों पक्षों के बीच 5 से अधिक दफा संघर्ष विराम समझौता हो चुका है। आखिरी बार संघर्ष विराम समझौता अप्रैल 2022 में हुआ था। 28 नवंबर को टीटीपी ने इस समझौते से बाहर होने का ऐलान कर दिया। उनका आरोप था कि पाक आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई शर्तों का मान नहीं रख रही है। टीटीपी ने अपने लड़ाकों से पूरे पाकिस्तान में हमला करने के लिए भी कहा था। इस ऐलान और टीटीपी के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप 29 नवंबर का दुनियादारी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम ये रिकैप क्यों करवा रहे हैं? टीटीपी के ऐलान के बाद हमने पाकिस्तान में मौजूद कुछ सूत्रों से बात की। हमें ये जानकारी मिली कि 29 नवंबर को पाक आर्मी की कमान जनरल आसिम मुनीर के पास आई है। इसी समय इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने भी पहुंची है। इसलिए टीटीपी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। हालांकि शहबाज शरीफ की सरकार इतने संकटों से इस वक्त घिरी हुई है कि वो फिलहाल टीटीपी पर उतना ध्यान नहीं देगी। मगर आज सुबह जो घटना हुई उसने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है। 30 नवंबर की सुबह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 घायल बताए जा रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में एक बच्चा, एक महिला और एक पुलिस का जवान भी शामिल है। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि बम पुलिस की गाड़ी के पास फटा। 2 और गाड़ियां धमाके की चपेट में आईं। पुलिस की गाड़ी पोलियो वर्कर्स को सुरक्षा देने जा रही थी। पाकिस्तान दुनिया के उन गिनती के देशों में आता है जहां अभी तक पोलियो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पोलियो की खुराक को लेकर धार्मिक कट्टरता आड़े आती रही है। आतंकी संगठन इसे इस्लाम के लिए गुनाह की तरह पेश करते हैं। वे इसे रोकने की धमकी देते रहते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में कुछ लोग साहस दिखाकर पोलियो उन्मूलन की मुहिम चलाते हैं। पाकिस्तान सरकार उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराती है। टीटीपी इन पोलियो वर्कर्स और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर जानलेवा हमले के लिए कुख्यात है। क्वेटा में हुए बम विस्फोट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शोक जताया है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी घटना की निंदा की है। कठोर निंदा और आलोचना की आदत दुनिया भर के नेताओं में पाई जाती है। वे इस तरह की घटनाओं के बाद एक और बयान की तैयारी में जुट जाते हैं। काश वे समस्या की जड़ पर फोकस कर पाते। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
जाते जाते एक ज़रूरी सूचना और लेते जाइए। चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल लगातार जारी हैं। पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की हमारी स्पेशल सीरीज़ जमघट वापस आ गई है, जिसे आप लल्लन टॉप के ऐप पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनियादारी में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।